हेलो गाइज, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, यानी साइंस। तो चलिए हमारे साथ आप बिल्कुल ध्यान लगा के बने रहें। तो साथियों देख सकते हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 8 और पाठ का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो साथियों इसका हम पार्ट नंबर 1 बताएंगे। प्लीज़ साथियों, जो लोग नहीं जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों पहली हेडिंग है जनन। जनन क्या होता है? तो किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे संतान, प्रतिरूप अथवा संतान का उत्पन्न करना जनन कहलाता है। देख सकते हैं साथियों। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यह जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है क्या? अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। उसके बाद हेडिंग है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए की प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। और इसमें देखो प्रश्न है साथियों, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अतः डीएनए द्वारा अपने जैसे ही प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। ऐसा डीएनए के प्रतिकृतिकरण द्वारा होता है। इसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा संतुलित बनी रहती है। उसके बाद आता है साथियों विभिन्नता का महत्व। जनन क्षमता का उपयोग कर जीव पारितंत्र में अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। नंबर 1, लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। नंबर 2, जैव विकास का आधार साथियों। उसके बाद भी इसमें आता है एकल जीवों में जनन की विधि क्या है? विभिन्न जीवों में जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। उसके बाद यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों, इसका स्क्रीन ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए क्या होगा आगे। अब बात आती है अलैंगिक जनन की। साथियों अलैंगिक जनन क्या होता है? इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार के जनन कोशिकीय जीवों, कुछ प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं। द्विखंडन, बहुविखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन आदि। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें एक जीव टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण करता है, विखंडन कहलाती है। यह 2 प्रकार का होता है। द्विखंडन नंबर 1 है द्विखंडन। कुछ कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को द्विखंडन कहते हैं। देख सकते हैं साथियों। अगला है क्या? बहुविखंडन। कुछ एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी में
अत्यधिक ताप तथा शीत से बचने के लिए यह अपने चारों ओर पुट्टी बना लेते हैं। इसका केंद्रक तथा कोशिका द्रव अनेक बार विभाजन करके अनेक पुत्री कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी की भीति फट जाती है। पुट्टी भीति तथा नन्हे जीव बाहर निकल आते हैं। ये देखिए पुट्टी कोशिकाएं हैं, अनेक पुट्टी कोशिकाएं बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुट्टी की भीति फट जाती है तथा नन्हे जीव बाहर आते हैं। अब अगला क्या, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। मुकुलन का है, कुछ जीवों जैसे ईस्ट, हाइड्रा आदि के शरीर से एक छोटी कलिका निकलती है। इस कलिका में जीव द्रव्य एवं केंद्रक का भाग भी होता है। अतः यह कलिका मातृ जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं साथियों। अब कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन कुछ उच्चतर पौधों में जनन की एक अलैंगिक विधि है। अनेक पौधों में ऐसी कायिक संरचनाएं पाई जाती हैं जो मातृ पौधे से अलग होकर देख सकते हैं, अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए आलू के केंद्र बायोफिल्म एवं केलोनियों पर्ण, अदरक में प्रकंद, अरबी में घनकंद इत्यादि। तो यहाँ तक साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अभी इसके बाद भी अगला हम कराते हैं। तो बीजाणु जनन क्या है। अधिकांश कवकों और जीवाणुओं में अलैंगिक जनन की सबसे सामान्य विधि बीजाणु निर्माण है। कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा आदि में कभी कभी केंद्रक कला कई स्थानों पर टूट जाती है और इसके केंद्रक में स्थित क्रोमैटिन कण टूटकर अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्र करके जीवाणु बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में आवरण के फटने पर बीजाणु बाहर निकल आते हैं तथा अंकुरण करके नया जीव बनाते हैं। अनेक पौधों जैसे शैवाल, कवक, लाइकेन आदि में बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही मौसमों में होता है। तो अब आगे साथियों क्या है, ऊतक संवर्धन क्या है। ऊतक संवर्धन पौधे के किसी ऊतक या अंग का संवर्धन करके नए पौधे का निर्माण करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट सारे। चलिए अब पार्ट 2 देखिए। अब चैप्टर 8 का पाठ 2 साथियों क्या है। दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक था या लैंगिक, यानी पार्ट 2 है। जीव जनन कैसे करते हैं। अब जनन की वह विधि जिसमें नर एवं तथा मादा जीव युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनके मिलने से नई संतान का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन साथियों एक होता था, अब इसमें क्या है, दोनों हैं, नर मादा दोनों। अब क्या होता है, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। किसी जाति समूह में पाई जाने वाली विभिन्नताएं उपजाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं। देख सकते हैं लैंगिक जनन, नोट में लिखो। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दोनों जीव पहले युग्मक का निर्माण करते हैं जिनमें डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं की अपेक्षा आधी हो जाती है। जब नर एवं मादा युग्मक आपस में
संयोजन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी ऐसे युग्मनज का निर्माण होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आवृत बीजी के जननांग पुष्प में पाए जाने वाले पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला क्या है? बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, पुष्प जननांग हैं जिनमें कोशिकाएं बनती हैं। देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण साथियों। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब क्या है नंबर 1, एक लिंगी क्या है? एक लिंगी जब पुष्प में केवल एक जननांग पुंकेसर अथवा स्त्री केसर ही उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। जैसे पपीता, तरबूज आदि। पपीता, तरबूज क्या एक लिंगी। अब नंबर 2 क्या? उभयलिंगी पुष्प। जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों क्या? उभयलिंगी। एक लिंगी में पपीता, तरबूज और उसके बाद उभयलिंगी में गुड़हल, सरसों। इसमें नोट में देखो बहुत महत्वपूर्ण दिया है साथियों, इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। पुंकेसर नर जननांग है। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। ये प्रायः पीले रंग की गोल संरचना है। पुष्प को छूने पर हाथों पर पीले रंग का पाउडर सा लग जाता है। वे परागकण ही होते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होते हैं तथा ये मादा जननांग कहलाते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। आधारीय फूला हुआ अंडाशय, मध्य में लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका होती है। देख सकते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। वो परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। कोशिकाओं में इस युग्मन तथा निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मन अथवा निषेचन के सहयोग से युग्मनज बनता है साथियों। अब देख सकते हैं आगे पुष्प के विभिन्न भाग व उनके कार्य। पहला है क्या? बाह्य दलपुंज। यह पुष्प के सबसे बाहर की ओर स्थित होते हैं। एक कलिका अवस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करते हैं। नंबर 2 क्या? दलपुंज। ये विभिन्न रंगों के होते हैं और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा कर देते हैं। अब देख सकते हैं अब कीटों को। नंबर 3 क्या है? पुंकेसर। ये पुष्प के नर जननांग हैं। पुंकेसर के परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। स्त्री केसर ये पुष्प के मादा जननांग हैं। इनमें अंडकों का निर्माण होता है साथियों। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब साथियों ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अब स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर ये हर बार आता है। एक तरफ है स्वपरागण, दूसरे तरफ परपरागण। नंबर 1 स्वपरागण में इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसमें परपरागण में नंबर 1 एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इसमें स्वपरागण नंबर 2 इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है।
पर परागण नंबर 2, इससे परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है, या इससे कुछ भी संभावना अधिक होती है। अब नंबर 3, इससे बीज कम ओजस्वी होते हैं। अब नंबर 3 पर परागण में इससे उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होते हैं। स्वपरागण में नंबर 4, इस क्रिया से विभिन्नताओं की संभावना कम होती है। पर परागण में नंबर 4, इस क्रिया से विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। देख सकते हैं साथियों। अब आगे क्या है, मानव में लैंगिक जनन। जैसा कि हम जानते हैं कि आयु के साथ साथ मानव शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। इस दौरान दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं। साथियों देख सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले। अब साथियों फिर देख सकते हैं, पार्ट 3 है, इसी जीव जनन कैसे करते हैं, इसी के जो है पार्ट 3 है। क्या है, अब इसमें पहला है नर जनन तंत्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र के निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1 वृषण, नंबर 2 वृषण कोश, नंबर 3 अधिवृषण, नंबर 4 शुक्राशय, नंबर 5 शुक्रवाहिनी, नंबर 6 सीसन। अब वृषण क्या होता है, पुरुष में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी रचना वृषण कोश में स्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक अत्यधिक पतली तथा कुंडलित नलिकाएं होती हैं। इनमें स्थित शुक्र जनन कोशिकाएं शुक्राणु जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अब अधिवृषण वृषणों के ऊपर स्थित अतिकुंडलित नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु वृषण से इन नलिकाओं में आते हैं। अब अगला क्या है साथियों, नंबर 3 शुक्रवाहिनी। वृषण का अंतिम छोर एक सक्रिय नली में खुलता है, इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की शुक्रवाहिनी उदर गुहा में प्रवेश करके शुक्राशय से मिल जाती है। चलिए साथियों यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो ये क्या है अगला, नंबर 4 शुक्राशय। यह थैलीनुमा रचना होती है। शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर मूत्र नली के साथ लूप बनाती हुई शुक्राणु में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र होते हैं। शुक्राशय में पोषण तरल स्रावित होता है। शुक्राणुओं सहित इस तरल को वीर्य कहा जाता है। मूत्रमार्ग क्या है, मूत्रमार्ग शुक्राशय एक सक्रिय नली के द्वारा, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं, मूत्राशय के सक्रिय मार्ग में खुलता है। पुरुष में मैथुन क्रिया के लिए मूत्रमार्ग एक मांसल अंग सीसन में स्थित होता है। बाद में यह एक छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, इसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। अब सहायक ग्रंथियां। उपयुक्त अंगों के अतिरिक्त पुरुषों में प्रोस्टेट, काउपर्स तथा पीनियल ग्रंथियां उपस्थित होती है, जो अपने अपने स्राव वीर्य में स्रावित करती है तथा शुक्राणुओं की सुरक्षा करती है। अगला साथियों क्या, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 अंडाशय, नंबर 2 अंडवाहिनी, नंबर 3 गर्भाशय, नंबर 4 योनि, नंबर 5 भाग,
नंबर 6 बथौलिन ग्रंथि। अब इसमें क्या है, नंबर 1 अंडाशय। स्त्री में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ये अंडाकार भूरे रंग की रचनाएं हैं जो उदर गुहा में गर्भाशय में दोनों ओर एक एक करके स्थित होते हैं। अंडाशय में अंडजनन की क्रिया द्वारा अगुणित अंड का निर्माण होता है। देख सकते हैं साथियों। अंडवाहिनी दोनों अंडाशयों के समीप स्थित झालरदार मुखिका से एक एक अंडवाहिनी निकलती है जो मध्य भाग में फैलोपियन नलिका कहलाती है। दोनों ओर की नलिकाएं गर्भाशय के ऊपर भाग में खुलती हैं। गर्भाशय क्या है? गर्भाशय एक मांसल रचना है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियां गर्भाशय के चौड़े भाग में ऊपर की ओर खुलती हैं। योनि क्या होती है साथियों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भाशय का निचला भाग एक सकरी एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फैलोपियन नलिका में पहुंचता है। अब भाग क्या है? नंबर 5 भाग। योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है जिसे भग कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके दोनों ओर 2 मांसल ओष्ठ होते हैं। दोनों ओष्ठों के जुड़ने के स्थान पर ऊपर की ओर एक भग सीसन होता है। बर्थोलिन ग्रंथि यह एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह तरल पदार्थ मैथुन को सुगम बनाता है तथा शुक्राणुओं की जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। देख सकते हैं साथियों। अब क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? यदि अणु कोशिकाओं का निषेचन नहीं होता तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती हैं, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। अंतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रतिमा तैयारी करता है तथा इसकी अंतभित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूट जाती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है तथा इसे रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। देख सकते हैं साथियों। जनन स्वास्थ्य लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदैव बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह गर्भधारण के लिए तैयार नहीं होती तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण को रोककर स्वास्थ्य को बनाए रखना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब अगला क्या है? गर्भधारण रोकने के उपाय, रोधक विधियाँ। इसमें कंडोम तथा डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। ये युक्तियाँ शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने में रोधक का कार्य करती हैं, जिससे निषेचन नहीं होता।
देख सकते हैं साथियों। अब अगला क्या होगा साथियों, अब रासायनिक विधियाँ। सारगर्भता को रोकने में महिलाएं दो प्रकार की गोलियों का उपयोग करती हैं। नंबर 1 मुखी गोलियां तथा योनि गोलियां। ये गोलियां शुक्राणुओं या अंडाणुओं को निष्क्रिय कर देती हैं। और शल्य चिकित्सा क्या है, इस विधि में पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी कराई जाती है। अंतः गर्भ निरोधक गोलियां क्या है, चिकित्सकों द्वारा कॉपर टी का रोपण गर्भाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं होती है। देख सकते हैं, फिर देख लीजिए, चिकित्सकों द्वारा कॉपर टी का रोपण अंडाशय के अंदर करने से गर्भधारण क्रिया नहीं होती है। साथियों, इसी के साथ चैप्टर हुआ पूरा, जीव जनन संबंधित चैप्टर था साथियों। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो आपको विधिवत मालूम हो जाएगी साथियों। अब प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नहीं जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। चलिए साथियों, अब हम वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं। अगला पार्ट हम जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।